अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वर्क्स 5.2 किलोवाट इन्वर्टर की सेटिंग कैसे की जाती है। इसमें वेरोन, इरोक्स और जो है यूकोन, इसी तरह से जितने भी पाकिस्तान में जितने भी इन्वर्टर्स चाइना की कंपनी सप्लाई करती है, वो बेसिकली एक ही कंपनी है, वोल्ट्रॉनिक। तो उसी कंपनी से पाकिस्तानी कंपनीज़ अपने जो है सर्किट बोर्ड डिज़ाइन करवाती हैं। तो उन सब की सेटिंग तकरीबन एक ही तरीके से होती है। इसमें इरोक्स, इन्वर्क्स और सोलर मैक्स, मैक्स पावर, टेस्ला, इसी तरह जितनी भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, वो सारे तकरीबन सेटिंग उनकी मिलती जुलती ही होती है। तो इससे में सबसे पहले हम देखते हैं सेटिंग में यूएसपी की सेटिंग है, यानी कि सेटिंग नंबर 1 में है। अगर इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो यूटिलिटी फर्स्ट सोर्स ऑफ पावर प्रोवाइडर होगी, और सेकंड जो है, सेकंड पे जो है हमारा सोलर प्रोवाइड करेगा पावर, और थर्ड पे बैटरी। और इसमें एसयू भी है, सोलर, यूटिलिटी और बैटरी, यानी कि सबसे पहले सोलर, उसके बाद यूटिलिटी और फिर बैटरी। इस सेटिंग में आपको बैटरी अच्छा बैकअप दे देगी, कि बैटरी इस्तेमाल नहीं होगी। बैटरी सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल होगी जब रात को लोड शेडिंग होगी। तो इसमें जो है SBU प्रायोरिटी भी है, यानी कि सोलर, फिर बैटरी और फिर यूटिलिटी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करें, तो आपका बिजली का बिल कम से कम आए, तो बिजली की बचत करने के लिए आप SBU मोड आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबसे पहले सोलर यूज़ होगा, और अगर चार्जिंग में आपने OSO पे रखना है, ताकि ओनली सोलर चार्जिंग हो, टॉल्टी से आपकी बैटरी चार्ज ना हो। सोलर के बाद जो ही सोलर ख़त्म होगा शाम को, फिर बैटरी चलेगी। और ये आप अगर बैटरी बैंक अच्छा है तो सारी रात भी बैटरी आपकी यूज़ हो सकती है, और जिस टाइम बैटरी ख़त्म होगी फिर यूटिलिटी पे आएगा। इसके बाद सेटिंग नंबर 2 में चार्जिंग रेंज सेलेक्ट करनी है। ये 10 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक चार्जिंग रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर 100 एम्पेयर का चार्जर है। तो यहाँ से अगर 100 एम्पेयर पे रखेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बैटरी 100 एम्पेयर पे ही चार्ज होगी। ये 50 एम्पेयर इसमें सोलर के होंगे और 50 यूटिलिटी के। तो वो आपकी सेटिंग पे डिपेंड करता है कि सेम दोनों ही सोलर और यूटिलिटी यूज़ होती हैं, या फिर एक टाइम में एक चीज़ यूज़ होती है। तो इसके बाद अगली सेटिंग नंबर 3 देखते हैं। सेटिंग नंबर 3 में APL या UPS आपने सेलेक्ट करना है। अगर APL रखेंगे तो 90 से 280 वोल्ट के दरमियान आपकी जो है AC इनपुट सप्लाई इन्वर्टर ऑन करेगा। उससे कम ज़्यादा वोल्टेज की सूरत में AC इनपुट जो है वो ऑन नहीं होगी। और UPS पे रखेंगे तो 170 से 280 वोल्ट तक, इस रेंज से अगर कम ज़्यादा वोल्टेज हुए तो आपका इन्वर्टर आपकी इनपुट AC को कट ऑफ कर देगा और यूज़ नहीं होने देगा। और UPS मोड पे तब रखा जाता है तब जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ताकि आपका PC रीस्टार्ट ना हो। इसके बाद 5 नंबर है बैटरी टाइप। इसमें हम बैटरी टाइप अपनी जो भी बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक सिलेक्ट करेंगे। अगर आप AGM बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर AGM पे रखेंगे। फ्लडेड बैटरी, यानी आम जो व्हीकल्स में बैटरी यूज़ होती है गाड़ियों में, वो वाली बैटरी, लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं जिसे, वो FLD पे रखेंगे। अगर आप यूज़र डिफाइंड बैटरी, कोई और ही टाइप की बैटरी है जो यहाँ इस सेटिंग में नहीं है, या अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो यूज़र डिफाइंड कर लें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूज़र डिफाइंड बैटरी यूज़ करें, क्योंकि इससे या तो आपकी चार्जिंग सही नहीं होगी, या अगर चार्जिंग आप तेज़ कर लेंगे तो फिर आपकी बैटरियाँ डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी, और जल्दी जो है वो बैटरियाँ कबाड़ हो जाएंगी। इससे परफॉर्मेंस तो अच्छी हो जाती है ओवर चार्जिंग से, लेकिन बैटरियाँ जल्दी कबाड़ हो जाती हैं। जो 5 साल ट्यूबलर बैटरियाँ चलती हैं, तो वो आपकी 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके बाद है पॉली टच बैटरी। ये लिथियम बैटरी की एक टाइप है। अगर आप वो वाली यूज़ कर रहे हैं तो PYL पे इसको सिलेक्ट करें। इसके बाद है वेको बैटरी। ये भी बैटरी की एक टाइप है, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो भी आप सिलेक्शन करेंगे उसके मुताबिक UPS ऑटोमेटिकली
प्रोग्राम नंबर 12, 26, 27, 29 को एडजस्ट कर देगा खुद ब खुद, सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पे है जी साल्टोरो बैटरी। अगर ये टाइप है तो साल्टोरो को सिलेक्ट करें। इसके बाद है लिब प्रोटोकॉल कंपैटिबल बैटरी, LIB। फिर है जी थर्ड पार्टी लिथियम बैटरी। अगर लिथियम बैटरी आप ओल्ड यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड हैंड बैटरी है, तो LIC पे रखें। ISC इंटरनल शॉर्ट सर्किट बैटरी। ये बैटरी आमतौर पर जो आजकल हाइब्रिड गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर यूज़ होती है। ये बहुत तेज़ी से करंट सप्लाई करने के लिए बनाई गई है। तो अगर ये बैटरी यूज़ करें तो हैवी लोड चला सकते हैं, और बैटरी ये वाली जल्दी चार्ज भी हो जाती है। लेकिन ये बैटरी UPS के साथ कामयाब नहीं है, उसका ज़्यादा बैकअप टाइम नहीं होता, जल्दी ख़त्म हो जाती है और इसकी लाइफ भी थोड़ी होती है। 6 नंबर सेटिंग है ओवरलोड। जब आपका UPS ओवरलोड हो जाता है तो फिर वो खुद ब खुद स्टार्ट होने की कोशिश करता है। अगर इसको आप अनेबल रखेंगे तो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको डिसेबल रखें, जो डिफ़ॉल्ट मोड है, क्योंकि खुद ब खुद जब अनेबल होता है UPS दोबारा तो वो फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि आपने हैवी लोड हटाया नहीं होता, तो आपका वो फिर दोबारा बंद हो जाता है, फिर दोबारा ऑन होता है। बार बार ऑन ऑफ होने से वो फ्लक्चुएट होने लग जाता है। बार बार फ्लक्चुएशन की वजह से आपका इन्वर्टर जल सकता है, इसलिए इसको आप डिसेबल ही रखें। इसके बाद 7 नंबर सेटिंग है ओवर टेम्परेचर। जब बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, इसको भी आप डिसेबल रखें, क्योंकि इसको डिसेबल रखेंगे तो फिर आप जब आपका इन्वर्टर ठंडा हो जाएगा, इसको आप ख़ुद से जाके स्टार्ट करेंगे। 9 नंबर सेटिंग में आपने फ्रिक्वेंसी सेट करनी है। आप इसको 50 Hz, 50 हर्ट्ज़ या 50 साइकिल पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद 10 नंबर सेटिंग है, यहाँ पे इन्वर्टर के जो वोल्टेज हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। इसको 230 यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रखें। तो इसके बाद 11 नंबर सेटिंग है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट। यहाँ से हम वापडा की चार्जिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बैटरी बैंक के ऊपर। जितना बड़ा आपका बैटरी बैंक है उस हिसाब से आपने इसको रखना है। ये डिफ़ॉल्ट है 30 एम्पेयर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 30 एम्पेयर पे ही रखें अगर आप 200 एम्पेयर आर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लिथियम बैटरी या इससे बड़ी बैटरी ज़्यादा AH की बैटरी है तो फिर आप इसको 50 या 60 एम्पेयर पे भी रख सकते हैं। अगर आपने 100 एम्पेयर आर की बैटरी है या 200 की है, इसको आपने अगर 10 एम्पेयर पे सेट कर दिया तो आपका जो इन्वर्टर के अंदर है इंटरनल जो चार्जिंग सिस्टम है वो जल जाएगा, क्योंकि वो बैटरी जो है बड़ी है, वो ज़्यादा तेज़ी से खींचेगी करंट, उसको ज़्यादा करंट चाहिए, वो 15 से 20 एम्पेयर्स लेगी, लेकिन आपने उसको 10 एम्पेयर पे लिमिट किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में वो उसका करंट पूरा नहीं कर पाएगा और वो जल जाएगा। मैंने एक केस देखा था पहले भी, तो उसमें 10 एम्पेयर पे सेटिंग की हुई थी, तो बैटरी बैंक जो है 200 एम्पेयर आर का था, वो तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही जल गया। जल क्यों गया? क्योंकि बैटरी बिल्कुल खाली थी। जब बैटरी खाली हो जाती है बिल्कुल, तो बहुत तेज़ी से उसको करंट की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा करंट देने की कोशिश करती है। तो ऐसी सूरत में आपका जो है इन्वर्टर वो जल जाता है, फिर आपको सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सेटिंग नंबर 12 जो है ये डिसाइड करती है कि आपने बैटरी बैंक जो है वो कितने डिस्चार्ज कितना करवाना है। तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 46 वोल्ट है, तो 46 वोल्ट पे ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी यूज़ करें और आपकी यूटिलिटी कम यूज़ हो ताकि बिल कम आए, तो इसको मिनिमम वैल्यू 42 या 44 पे सेट कर दें। तो लेकिन उसका एक नुकसान ये होगा कि जब बैटरी आपकी अगर रात को ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद यूटिलिटी पे लोड शिफ्ट हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर लोड शेडिंग होती है तो आपकी बैटरी बिल्कुल खाली हो चुकी होगी, तो आपका इन्वर्टर चंद मिनट रन करेगा, उसके बाद पावर ऑफ हो जाएगा, तो आपको बैटरी बैकअप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसको आप सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको 46 पे ही रहने दें तो बेहतर है ज़्यादा। इसके बाद सेटिंग नंबर 13 है। जब SBU मोड सेलेक्ट किया होता है, सबसे पहले सोलर यूज़ होता है, फिर बैटरी यूज़ होती है। बैटरी यूज़ होने के बाद
आपका लोड तीसरी ऑप्शन यूटिलिटी पर रन कर रहा होता है। उसके बाद आपकी चार्जिंग हो रही होती है बैटरी की चार्जिंग होने के बाद वो किस टाइम वो वापस पॉइंट बैक टू बैटरी पे जाए। तो यहाँ पे आप फुल चार्जिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बैटरी जब फुल चार्ज हो, चाहे वो यूटिलिटी से हो या सोलर से हो, उसके बाद वो बैटरी मोड पे जाए या फिर बैटरी के साथ शेयरिंग मोड ऑन हो। तो इसको आप डिफ़ॉल्ट मोड 54 वोल्ट है वहाँ पे रखें तो बेस्ट है। सेटिंग जो है 16 नंबर, इसमें है चार्ज सोर्स प्रायोरिटी, यानी सबसे पहले चार्जिंग किस पे हो। CSO पे रखेंगे चार्जिंग सोलर, तो सोलर फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद है SNU, यानी कि सोलर भी और यूटिलिटी भी दोनों सेम टाइम आपकी बैटरी को चार्ज करवा रहे होंगे। तो इसके बाद है OSO, यानी कि ओनली सोलर। इससे आपकी जो है ना बैटरी सिर्फ सोलर पे चार्ज होगी, इससे आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको OSO पे रखें, ताकि आपकी बैटरी, अगर आपने बड़ा बैटरी बैंक लगाया हुआ है जो आपका सारी रात यूज़ हो सकता है, तो फिर आप इसको OSO पे रखें। तो इससे आपका कम से कम बिजली का बिल आएगा, बल्कि आपकी यूटिलिटी से चार्जिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी तो बिजली का बिल तकरीबन ना होने के बराबर होगा। इसके बाद है 18 नंबर अलार्म ऑन ऑफ, यहाँ से अलार्म ऑन ऑफ कर सकते हैं। 19 नंबर है टर्न टू डिस्प्ले स्क्रीन, जो सेटिंग करते हुए हम अगर रुक जाते हैं कहीं पे 1 मिनट के लिए तो वो हमारी मेन स्क्रीन पे हमें ले जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेटिंग करते करते अगर रुक जाएं तो 1 मिनट बाद मेन स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले शिफ्ट हो जाए, तो इसको ESP पे रखें। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे सेटिंग छोड़ी है तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद दोबारा भी आपने वहीं से आके सेटिंग करनी है, तो फिर इसको ESP पे रखने की बजाय FEV मोड पे रखें, ताकि जहाँ पे आप सेटिंग छोड़ें वहीं से दोबारा वहीं पे स्क्रीन रहे और आप वहीं सेटिंग दोबारा शुरू कर सकें। लेकिन इसको आप ESP मोड पे रखें ताकि अगर आप भूल जाएं तो आप इसको स्केप करना भूल जाएं तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी मेन स्क्रीन आ जाए, ताकि आप वहाँ से चेक करते रहें कि आपका लोड वगैरह कितना है, वोल्टेज वगैरह कितने हैं, सारा कुछ जनरेशन पावर जो भी है मेन स्क्रीन जो है उसी पे आप देख सकते हैं। इसके बाद सेटिंग नंबर 20 है बैक लाइट ऑन ऑफ। तो यहाँ से हम बैक लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपने अपने ऐसी जगह पे UPS सेट किया हुआ है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, रात को रोशनी होती है, तो फिर इसको बंद भी कर सकते हैं यहाँ से। तो 22 सेकंड सेटिंग है अलार्म ऑन ऑफ, तो अलार्म ऑन ऑफ की सेटिंग है, यहाँ से अलार्म भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। 23 नंबर सेटिंग है बाईपास डिसेबल या अनेबल। अगर आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे चल रहा है तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर दें। तो डिसेबल करेंगे अगर, तो अगर आप ओवरलोड करेंगे, ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो बैटरी पे ही चलता रहेगा, लेकिन इससे आपका UPS सड़ सकता है। तो जलने से बचने के लिए इसको आप अनेबल रखें, ताकि जैसे ही ज़्यादा लोड डालें तो यूटिलिटी ऑन हो जाए, आपका जो है लोड शिफ्ट हो जाए। बैटरी से यूटिलिटी पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो आपका इन्वर्टर जलने से बच जाएगा। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है बेसिकली, लेकिन मैं इसको आपको डिसेबल रखने का ही कहूँगा, क्योंकि अक्सर औक़ात जब ये फंक्शन ऑन होता है तो अक्सर औक़ात थोड़ा सा भी ज़्यादा 1 सेकंड के लिए भी लोड ज़्यादा आए तो ये शिफ्ट करता है यूटिलिटी पे। जब एक दफ़ा यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाता है आपका इन्वर्टर तो सारा दिन वो इसी पे बाज़ औक़ात कई कई घंटे चलता ही रहता है, तो आपका बिजली का बिल बहुत आ रहा होता है। हालांकि आपका सोलर भी उस वक्त अवेलेबल होता है, लेकिन सोलर को ये यूज़ ही नहीं करता, इसलिए आप इसको डिसेबल ही रखें तो बेहतर है। 25 नंबर सेटिंग जो है ये अगर अनेबल रखेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है अपने अंदर आने वाले कोई भी फॉल्ट या एरर कोड्स जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करता रहता है। तो डिफ़ॉल्ट जो है रिकॉर्ड डिसेबल रखा हुआ है, तो इसको डिसेबल भी रख सकते हैं, इनेबल भी रख सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। 26 नंबर पे है बुल्क चार्जिंग वोल्टेज, यानी ये वो कट ऑफ स्टेज है जहाँ पर आप अपनी बैटरी को चार्जिंग स्टॉप करवाना चाहते हैं।
तो इसको अगर आपने प्रोग्राम नंबर 5 में कोई बैटरी टाइप अपनी सेलेक्ट की हुई है तो इसको छेड़ने की हरकत ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका इन्वर्टर जो है ऑटोमेटिक इसकी सेटिंग कर देगा। तो इसको बाद लोग कम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बैटरीज ज़्यादा चार्ज हों, हम सोलर से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, लेकिन इसी चक्कर में वो अपनी बैटरी को हमेशा के लिए डैमेज कर लेते हैं। अगर ज़्यादा चार्जिंग कर देंगे तो बैटरी डैमेज हो जाएगी ओवर चार्जिंग से, अगर कम रखेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। आपकी बैटरी आधी चार्ज हो रही है, कभी पौनी चार्ज हो रही है, कभी 75% हो रही है, तो इससे आपको बैकअप भी नहीं मिलेगा। तो इसको आप बैटरी टाइप सेलेक्ट करें प्रोग्राम नंबर 5 में और इसको छोड़ दें आप अपने इन्वर्टर के ऊपर। वो इसको ख़ुद से सेट करेगा, जो वो खुद सेटिंग करेगा वो सेटिंग आपकी बैटरी की लाइफ को बढ़ा देगी। बैटरी के अगर आप चाहते हैं कि लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इसको हरगिज़ ना छेड़ें, जितना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये उधर ही रहेगा। और इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, चेंज तब ही कर सकते हैं जब हम प्रोग्राम नंबर 5 में इसको यूज़र डिफ़ाइन सेलेक्ट करेंगे, यानी हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी से इसको चेंजिंग कर सकते हैं। यूज़र डिफ़ाइन में हम 26 और 27 नंबर की सेटिंग को अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। 27 नंबर पे है फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा ट्रिकल चार्जिंग स्टेज अचीव हो जाती है। यहाँ पे आके हमारा जो है इन्वर्टर वो एक कांस्टेंट करंट और वोल्टेज से बहुत ही कम एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करवा रहा होता है ताकि बैटरी डैमेज ना हो जाए। तो इसको भी नहीं छेड़ने की ज़रूरत। 28 नंबर पे है आउटपुट एसी मोड। तो अगर आप सिंगल इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो इसको एसआई पे रखें। अगर आपने पैरेलल में इन्वर्टर लगाया हुआ है 2 या 3 या 4 तो इसको PAL पे सिलेक्ट करें। इसके बाद है 28 नंबर सेटिंग में अगर आपने 3 फेज़ मोड में यूज़ करना है तो फिर आप ये सेटिंग तभी अवेलेबल होगी जब आप उसको स्टैंड बाई मोड पे रखेंगे, यानी कि उसको स्विच ऑफ कर देंगे इन्वर्टर को। तो आप पहले इन्वर्टर को L1 फेज़ यानी कि 3P1 कर देंगे और दूसरे इन्वर्टर की सेटिंग में उसको P2 सेलेक्ट करेंगे और तीसरे इन्वर्टर की सेटिंग में P3 सेलेक्ट करेंगे और तीनों इन्वर्टर्स की जो है कॉमन वायर उसको कॉमन कर देंगे और जो है फेज़ वायर वहाँ से 3 हमें फेज़ मिल जाएंगे और आपका जो 3 इन्वर्टर लगने के बाद 3 फेज़ इन्वर्टर में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर है लो DC कट ऑफ, यानी कि ये बैटरी को आपकी कितने वोल्टेज तक डिस्चार्ज करवाए। ये 42 है मिनिमम वैल्यू, तो ये 40 वोल्ट भी कर सकते हैं। तो इसको आप 40 या 42 वोल्ट ही रखें ताकि आपको बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप प्रोवाइड कर सके। तो इसकी जो है हम इसको ज़्यादा भी रखेंगे, अगर ज़्यादा रखेंगे 54 तक इसको सेट कर सकते हैं। तो 54 या 50 या 46 रखेंगे तो हमें बैकअप बहुत ही थोड़ा मिलेगा। तो बेहतर यही है कि इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी 42 पे रखा जाए। इसके बाद 30 नंबर सेटिंग बैटरी इक्वलाइजेशन। ये बैटरी इक्वलाइजेशन जो है जब बैटरीज़ 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है तो होता यह है कि फ्लडेड बैटरीज या AGM या जेल बैटरीज़ के केस में कुछ बैटरीज़ जो या बैटरीज़ के सेल वो पूरे चार्ज नहीं होते, उनके वोल्टेज पूरे नहीं होते और बाकी जो हैं सेल्स या बैटरीज़ वो मुकम्मल चार्ज हो चुके होते हैं। तो इसको फिर ऑन रखते हैं ताकि हमारी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हो, 100% तक चार्जिंग हो। वैसे हमारा जो कोई भी इन्वर्टर है वो 80 to 90% बैटरी को चार्ज करने के बाद कट ऑफ कर देता है। अगर हम इक्वलाइजेशन को ऑन करेंगे तो फिर 90 to 100% तक हमारी बैटरी चार्ज होगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप इसको ऑफ़ ही रखें। ये बैटरी इसको डैमेज कर देता है। बैटरी कोई भी 80% से ऊपर चार्ज नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा चार्जिंग होने से बैटरी हमेशा के लिए डेड हो जाती है। अगर आप सेकेंड हैंड बैटरियाँ यूज़ कर रहे हैं या आपकी बैटरीज़ वैसे भी पुरानी हो गई हैं तो फिर आप इस सेटिंग को ऑन कर लें। तो अगर ये सेटिंग आपने फिर पुरानी बैटरियों पे लगानी है तो आप यूटिलिटी से चार्जिंग अपनी बंद रखें और सिर्फ सोलर पे चार्ज करें। तो यूटिलिटी पे चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग हर वक्त चलती रहेगी
चाहे वो इक्वलाइजेशन में थोड़ा ही करंट होता है, ज़्यादा करंट से बैटरी चार्ज नहीं होती, 3 से 4 एम्पेयर तकरीबन बैटरी बैंक के हिसाब से, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इतने इतने ही कम करंट से बैटरीज चार्ज होती रहती हैं, 4-5 एम्पेयर या 6-7 एम्पेयर। तो लेकिन अगर आप यूटिलिटी से ऑन रखेंगे चार्जिंग को तो फिर बहुत ज़्यादा बिल आएगा। इस सेटिंग को आप बंद रखें ताकि आपका जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग की बचत भी हो और आपकी बैटरी डेड भी ना हो। अगर आपकी बैटरी पुरानी है तो फिर इक्वलाइजेशन को ऑन कर दें। ये 31, 32, 33, 34 और 35 और 36 ये सारी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है। अगर इक्वलाइजेशन ऑन करनी है तो फिर इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इन सब को डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट रखें, 36 तक, 31 टू 36 तक ये 6 सेटिंग्स हैं, इनको डिफ़ॉल्ट पे रखें। और जैसे ही आप इक्वलाइजेशन ऑन करेंगे तो आपको कोड स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा E9, यानी कि आपकी जो है इक्वलाइजेशन ऑन है। तो अगर आपको लगे कि ये कोई फ़ाल्ट है तो इसको फ़ाल्ट हरगिज़ मत समझें। E9 जो है इक्वलाइजेशन ऑन होने का एक सिंबल है। 37 पे सेटिंग है कि आपका जो इन्वर्टर है वो सारा दिन रिकॉर्ड करता रहता है कि आपकी जो पीवी है उसने कितनी पावर जनरेशन की है। तो इसकी पावर जनरेशन को आपने अगर रीसेट करना है तो इसको ऑन कर दें। अगर नहीं रीसेट करना चाहते, आप चाहते हैं कि पिछला रिकॉर्ड सारा आपके पास हो कि कितनी पीवी से पावर जनरेशन हो रही है, कितनी यूनिट बिजली प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर इसको आप डिफ़ॉल्ट पे यानी नॉट रीसेट पे रखें। इसके बाद है 38। अगर आप ग्रिड फीडिंग करवा रहे हैं तो फिर इसको ऑन कर देंगे, नहीं तो इसको ऑफ़ ही रखेंगे। तो ये सोलर एनर्जी फीड टू ग्रिड अनेबल। पाकिस्तान में जो नेट मीटरिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 फेज़ पे ही अनेबल करवा सकते हैं। अभी तक तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि सिंगल फेज़ इन्वर्टर भी नेट मीटरिंग करवा सके। हाँ, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा बिल पास हो जाता है कि सिंगल फेज़ मीटर जो हैं इन्वर्टर जो हैं वो भी ग्रिड फिटिंग करवा सकते हैं, तो फिर इसको आप नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद यहाँ से अपनी नेट जो है नेट मीटरिंग ऑन कर देंगे। नाज़रीन, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।